गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्चना साबळे सेकेंडरी स्कूल से हूँ। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं संज्ञा और सर्वनाम। क्या मतलब, क्या उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। तो संज्ञा किससे कहते हैं? संज्ञा यानी कि नाम, नाउन। संज्ञा यानी कि नाम, वो चाहे किसी जाति का हो सकता है, किसी द्रव्य का हो सकता है, किसी गुण का हो सकता है, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया, ऐसे किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, इसकी परिभाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? संज्ञा मतलब क्या? नाम, किसी जाति का, द्रव्य का, गुण का, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु जाति है, सुंदरता ये किसी का गुण है, व्यथा ये भाव है, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली ये स्थान है। ऐसे नामों को संज्ञा कहते हैं। सपोज एक व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के नाम कैसे कैसे होते हैं? जैसे कि राम है, मोहन है, गणेश, महेश, सीता, गीता एक्सेट्रा। ऐसे व्यक्ति के नाम। वस्तुओं के नाम, फल, पुस्तक, कलम, मोबाइल आदि। प्राणियों के नाम, मनुष्य, पक्षी, इतना सारे। भाव होता है, अच्छाई होती है, बुराई होती है, प्रेम, झूठ, ये सारे भाव होते हैं। स्थान यानी कि गांव है, शहर है, दिल्ली, आगरा, जो भी स्थान आपको पता है उसका नाम आता है। तो अभी ये जो संज्ञा है उसके भी तीन भेद होते हैं, मुख्य तीन भेद होते हैं संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्य तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के फिर दो उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो चलो देखते हैं संज्ञा मतलब क्या, जातिवाचक संज्ञा मतलब क्या, भाववाचक संज्ञा मतलब क्या है और द्रव्यवाचक समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द केवल एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द केवल एक ही व्यक्ति या फिर एक वस्तु या फिर स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भारत, चीन ये किसी स्थान का नाम है। किताब, साइकिल ये सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी जी ये व्यक्तियों के नाम है। ऐसे नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? व्यक्तियों के नाम, नाम, स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम, इनका समावेश होता है। संज्ञाओं के उदाहरण कौन कौन से है? यहाँ पे देखो उदाहरण दिया है। रमेश बाहर खेल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, मैं भारत में रहता हूँ, महाभारत एक महान ग्रंथ है, अमिताभ बच्चन है। अभी ये सब वाक्य में रमेश, महेंद्र सिंह धोनी, भारत, महाभारत, अमिताभ बच्चन ये सारे जो शब्द दिए हुए हैं ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या फिर किसी स्थान का, मतलब केवल एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा मतलब क्या? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। अभी पहले हमने देखा था व्यक्तिवाचक को एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं। जातिवाचक में क्या होता है? एक शब्द और वो क्या करता है? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की संपूर्ण
जाति का बोध कराता है, ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोबाइल, टीवी ये वस्तु है, गांव, स्कूल ये स्थान है, आदमी, जानवर ऐसे प्राणी। अब यहाँ पे देखो, ऐसे जो जातिवाचक संज्ञा है उनके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अभी खाली एक ही बच्चा नहीं, बच्चे होते हैं, तो कितने सारे स्कूल के बच्चे उसमें आएंगे। तो बच्चे ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। बिल्ली चूहे खाती है, तो चूहे ये भी जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो ये जो 3 सेंटेंस हमने देखे, जो 3 उदाहरण देखे, इन वाक्यों में बच्चे, चूहे, पक्षी ये जातिवाचक संज्ञा शब्द आएंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी विशेष बच्चे या पक्षी का बोध न कराकर सभी बच्चों का, सभी पक्षियों का इनका बोध करा रहे हैं, और इसके लिए ये जो शब्द है इनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके। अब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान की संपूर्ण जाति का बोध करा संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते? तो जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध करते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की दशा या फिर उसका भाव वो दर्शाते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन, बूढ़ा, मोटापा, मिठास ऐसे जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। इसके जो उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, ये वाक्य हम देखते हैं। ज्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है। अभी ये जो वाक्य है उनमें से थकान से थकने का भाव होता है, सफलता से सफल होने का भाव ये प्रकट होता है। तो व्यक्त ये मतलब थकने का भाव व्यक्त हो रहा है, सफल होने का भाव, सफलता इस शब्द से सफलता या फिर सफल होने का भाव यहाँ पे व्यक्त हो रहा है। इसके लिए ये जो शब्द है इनको भाववाचक संज्ञा। तो अगर बचपन, अपनापन, मधुरता, खटास ये भी शब्द होते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा। सुंदरता है, थकावट है, कड़वाहट है, लिखावट ऐसे शब्द है। या फिर दोस्ती, ये भी ऐसे जो शब्द है ये सब भाववाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब क्या, कि जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या सिंपल भाषा में अगर देखा जाए, जो वस्तु या फिर जो पदार्थ नाप तौल के लेते हैं उनको द्रव्य संज्ञा बोलते हैं। ओके। जो शब्द या फिर कोई धातु या फिर जो ऐसे शब्द जो धातु या फिर किसी द्रव्य का बोध करा, ऐसे वस्तु या फिर ऐसे धातु या ऐसे शब्द जो नाप तौल के हम लेते हैं, ऐसे शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोयला है, पानी है, तेल, घी ऐसे जो शब्द है उनको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्य के उदाहरण, मेरे पास सोने के आभूषण हैं, 1 किलो तेल लेकर आओ, मुझे दाल पसंद है। अभी ऊपर ये जो है सोना है, तेल है, दाल है, इन सारे शब्द किसी द्रव्य का बोध कराते हैं, और इसके लिए ये सारे जो शब्द है वो वाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा।
समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा मतलब क्या कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना, ये जो शब्द होते हैं उन्हें समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके उदाहरण, भारतीय सेना दुनिया की सबसे सेना है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। मैंने परिवार में 4 अभी ये जो वाक्य है उसमें सेना, भीड़ और परिवार एक समूह का बोध करा रहे हैं। भारतीय सेना, सेना में कितने सारे सिपाही, बस स्टैंड पे भीड़ जमा हुई है मतलब बहुत सारे आदमी या फिर लोग वहां पे जमा हो गए हैं। मेरे परिवार में मेरा परिवार में उसमें माँ बाप भाई बहन सबका समावेश होता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो समूह से दर्शाते हैं, समूह का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को या फिर ऐसे संज्ञा को समूहवाचक कहते हैं। तो ये जो 5 प्रकार है, सबसे पहले था व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और ये सारे के प्रकार। तो सबसे पहले हमने देखा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या, तो संज्ञा किसी विशिष्ट विशेष व्यक्ति का, वस्तु का और स्थान का, एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान, उनके नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी कि किसी जाति का संपूर्ण, वो जो शब्द होता है वो संपूर्ण जाति का बोध कराता है। मतलब बच्चे हैं या फिर स्कूल है, इसका बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा यानी कि क्या, तो भाववाचक मतलब किसी भाव, हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, हमारा जो भाव होता है, हमारी मन का भाव दर्शाने वाला या फिर अवस्था, किसी पदार्थ की अवस्था दर्शाने वाला जो शब्द होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद जो था द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब क्या, किसी द्रव्य का या फिर किसी धातु का बोध कराने वाले शब्द से द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जो नाप तौल के लेते हैं, ऐसे शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद 5वां जो प्रकार है वो है समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, इनके समूह का बोध होता है, ग्रुप का बोध होता है, झुंड का बोध होता है, समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने अभी तक देखा कि संज्ञा मतलब क्या। तो अभी हम देखने वाले हैं सर्वनाम किसे, सर्वनाम मतलब क्या, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम मतलब क्या कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। पहले हमने संज्ञा देखा, संज्ञा मतलब किसी का भी नाम, और फिर उसके हमने प्रकार देखे, संज्ञा के प्रकार, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, सारे संज्ञा हो गए। उस संज्ञा के बदले यानी कि वो जो शब्द है, संज्ञा शब्द जो है, उस संज्ञा शब्द के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ, वह, मैं, तुम, हम, उसने, यह, वे, क्या, कौन इत्यादि। यहाँ पे एक उदाहरण है। आर्यन एक विद्यार्थी है।
आर्यन रोज स्कूल जाता है। आर्यन के पास एक कलम है। अभी आर्यन एक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो आर्यन एक विद्यार्थी है। हर टाइम हम आर्यन 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 ये शब्द नहीं इस्तेमाल करने वाले हैं। संज्ञा के बदले अभी यहाँ पे आर्यन एक विद्यार्थी है। दूसरे वाक्य में हम आर्यन के वह ये शब्द इस्तेमाल करने वाले हैं। वह रोज स्कूल जाता है। मतलब आर्यन ये जो संज्ञा है इसके बदले हम वह ये शब्द का उपयोग करने वाले हैं। तो वह रोज स्कूल जाता है। आर्यन के पास एक कलम है। तो आर्यन इस संज्ञा के लिए हमने यहाँ पे उसके पास एक कलम है, उसके इस शब्द का हमने प्रयोग किया है। तो ऐसे शब्दों को मतलब संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दूसरा एक उदाहरण है, गीता गाना गाती है। गीता पढ़ने में होशियार। गीता को घूमना अच्छा लगता है। तो गीता ये भी एक संज्ञा है। गीता गाती है। अभी गीता इस संज्ञा के बदले यहाँ पे वह इस शब्द का प्रयोग किया है। वह पढ़ने में होशियार है। उसे घूमना अच्छा लगता है, यानी कि गीता को घूमना अच्छा लगता है। गीता को इस शब्द के बदले इस संज्ञा के बदले हमें उसे इस शब्द का प्रयोग किया। तो ये जो दो वाक्यों में वह उसने या फिर उसके ये जो शब्द का प्रयोग किया है ये शब्द मतलब कि वो सर्वनाम है। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अभी सर्वनाम के भी 6 भेद हैं, 6 टाइप से। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अभी ये सारे जो प्रकार है ये क्या है, या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब क्या, निजवाचक सर्वनाम मतलब क्या। चलो देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिन सर्वनाम में बोलने वाला या फिर सुनने वाला या फिर जिसके विषय में कहा गया है उसका ज्ञान होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो बोलता है, जो बोलने वाला या फिर जो सुनता है, सुनने वाला या फिर जिसके विषय में है उससे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, ऐसे शब्द। इसमें भी 3 और टाइप्स होते हैं, 3 और पक्ष है। अभी ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद। कौन से 3 भेद है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष मतलब क्या? बातचीत करते वक्त या फिर जो हम पढ़ते हैं लेख में, लेख के क्रम में जो बोलता है या फिर जो ऐसे पढ़ते वक्त हमें ऐसे पता चलता है कि कोई वो बोल रहा है या फिर हम बातचीत करते वक्त बोल रहा है या फिर जिसके बाद या फिर जो लेख होता है इसमें जो बोलता है या फिर जो लिखता है उसे कुछ कहते हैं। जैसे कि मैं, हम लोग, ऐसे जो शब्द होते हैं उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। याद रखो बच्चों, जो बोलता है या फिर जो लिखता है उसे उत्तम पुरुष कहते। मध्यम पुरुष मतलब जिसे संबोधित कर रहा है या जिसे संबोधित करके लिखा जाता है अर्थात श्रोता या फिर पाठक, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम लोग, ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें
मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम ऐसे कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो भेद है वो है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष मतलब क्या कि जिसके बारे में कुछ कहा या फिर लिखा जाए उसे अन्य पुरुष, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या फिर लिखा जाता है उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। वह, वे, यह या फिर जो, ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों में बोलने वाला या फिर सुनने वाला या फिर जिसके विषय में कहा गया है होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम में भी तीन टाइप है, तीन भेद है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि जिस जो बोलता है या फिर जो लिखता है वो उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी कि जिससे संबोधित किया है, जिसको बोल रहे हैं, जिससे बोल रहे हैं वो पुरुष होता है। और अन्य पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको अन्य पुरुष बोलते हैं। मैं, हम लोग ये उत्तम पुरुष में आता है। तुम, आप, तुम लोग मध्यम पुरुष। वह, वो, यह, ये जो सर्वनाम है वो अन्य पुरुष में आता है। सर्वनाम का दूसरा जो भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम मतलब क्या? तो जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु का या फिर किसी व्यक्ति का या स्थान का बोध होता है वैसे शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से या फिर जिन शब्द के प्रयोग से पास मतलब नजदीक की या फिर दूर की किसी निश्चित वस्तु का, कन्फर्म ऐसे कोई एक वस्तु है उसका या फिर किसी व्यक्ति या फिर किसी स्थान का बोध होता है, ऐसे शब्दों को, ऐसे सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि यह, वह, ए, वे। अगर दूर के लिए अगर होता है दूर, अगर कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति होता है तो वह इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि पास के लिए यह का, यह, वह, ऐसे जो शब्द होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है वो निश्चयवाचक होते हैं। अगर उसका उदाहरण देखा जाए तो ये पुस्तक मेरी है। ये मतलब मेरे पास जो ये किताब है, वस्तु है, ये किताब है। तो इस वाक्य में ये जो शब्द आया है, ये जो सर्वनाम आया है वो निश्चयवाचक है, वो कन्फर्म है, हमें पता है, निश्चित है ये पुस्तक मेरी है या फिर ये किताब मेरी है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। वे मिठाइयाँ हैं। वे वहां पे दिख रही है, वे मिठाइयाँ हैं। यह एक गाय है, पास में ही है, एक गाय है। और ये जो सर्वनाम का प्रयोग किया है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। वह तुम्हारी साइकिल है। वह दूर है, थोड़ी सी दूर है, तो वह तुम्हारी साइकिल है। वह ये जो सर्वनाम है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये जो वाक्य में यह, वे आदि का इस्तेमाल निश्चित वस्तु के लिए करते हैं या फिर किया हुआ है। तो निश्चित वस्तु के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है ऐसे सर्वनामों के लिए सर्वनामों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब क्या? अनिश्चयवाचक जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब वो निश्चित
जैसे कि कुछ, कोई, आदि ऐसे जो सर्वनाम होते हैं वैसे उनको अनिश्चयवाचक नाम कहते हैं, जिससे निश्चितता का पता नहीं होता, निश्चितता का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाहर कोई बुला रहा, कोई तो है जो बुला रहा है, कौन है वो निश्चित नहीं है, कन्फर्म नहीं है, तो कोई, ये जो सर्वनाम है ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूध में कुछ पड़ा हुआ है, दूध में कुछ तो है बट वो कंफर्म पता नहीं है, निश्चित हमें पता नहीं, दूध में कुछ तो पड़ा हुआ है। कुछ, ये जो शब्द है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे कुछ खाना है, कोई आ रहा है, कोई तो आ रहा है, कौन है निश्चित हमें पता नहीं है, ऐसे जो शब्द होता है निश्चितता का बोध नहीं होता, ऐसे शब्दों को या फिर ऐसे सर्वनामों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक में निश्चित पता होता है, या फिर निश्चित उस वस्तु का, उस व्यक्ति का निश्चित स्वरूप से हमें पता चलता है, ऐसे शब्द को, ऐसे सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम। यह वह ये वो जो हम दर्शाते हैं, हमें पता है, निश्चित रूप से हमें पता होता है, वो निश्चयवाचक। जो हमें निश्चय पूर्वक या फिर निश्चितता से हमें पता नहीं हो, उसका बोध नहीं होता या फिर हमें पता नहीं होता, ऐसे सर्वनामों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, ऐसे। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम मतलब क्या, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, किसी व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी वस्तु का या फिर किसी व्यक्ति का संबंध बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और तो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं। जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, जिसकी, जैसा, आदि, या फिर जैसा, वैसा, जिसका, उसका। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि जो सो, जैसा वैसा, ऐसे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा आप करने वाले हो वो वैसे ही, जैसे, ये जो शब्द है उसका संबंध वैसे उस जोड़ता है, जिसका संबंध दूसरे बातों से जोड़ता है, दो भिन्न बातों से जोड़ता है, ऐसे शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा वैसा, जिसका उसका, ऐसे होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जगेगा सो पावेगा। तो यहाँ पे जो, तो, ये जो है उनको बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। या फिर हम ऐसे भी कहते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा इस सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से, वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो डर गया वो मर गया, वो जो डर गया उसका संबंध वो, जो डर गया वो ही मरेगा। जो बोएगा वही काटेगा, जो बोएगा वो ही काटेगा। जिसकी लाठी की भैंस, जिसकी लाठी है, जिसके पास लाठी है उसकी भैंस।
ओके, तो ऐसे जो शब्द होते हैं सर्वनाम होते हैं उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, किसी व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, इनके बारे में कोई सवाल या फिर उनके बारे में जानकारी लेने के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहा, ऐसे जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाहर कौन आया है, कौन मतलब बाहर कोई व्यक्ति है, वस्तु है, व्यक्ति है, उनके बारे में सवाल पूछा है, बाहर कौन आया है। आप किससे बुला रहे हो? दूसरी जो व्यक्ति है उसके बारे में सवाल पूछना है या फिर उसके बारे में जानना है, आप किसे बुला रहे हो। आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया। ये जो शब्द ऐसे जो सवाल हम पूछते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, ऐसे सर्वनामों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको किससे मिलना है, ऐसे शब्द है उनको कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब क्या? निज मतलब खुद, स्वयं। जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, अर्थात वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या फिर अपनी बताने के लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब खुद की है, अपनी है। जैसे कि अपने आप, खुद, स्वयं, निज, ऐसे जो सर्वनाम है, ऐसे सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। स्वयं, ऐसे जो सर्वनाम है उनको कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। मैं वहां से अपने आप आया, अपने आप, ये भी निजवाचक सर्वनाम। तुम्हें भी स्वयं जाना पड़ेगा, तुम्हें भी स्वयं, तो अभी यहाँ पे शब्द आता है तो इसे कहेंगे हम निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनामों से, या फिर ये तो डेफिनेशन है कि जिन शब्दों का प्रयोग जो वक्ता है या फिर स्वयं के लिए किया जाता है या फिर अपने साथ दर्शाने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर दूसरी भाषा में कहते हैं जिन शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, हमने 6 प्रकार देखे सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम, खुद के लिए जो बोल रहा है वो पुरुषवाचक, प्रथम उत्तम पुरुषवाचक है, तो खुद जो होता है वो उत्तम पुरुषवाचक। दूसरों से बोल रहा है, दूसरा जो होता है वो मध्यम पुरुषवाचक। दूसरे के बारे में जो बोल रहा है या फिर तीसरा जो यहाँ पे होता है, दूसरे के बारे में कहा हुआ या फिर लिखा हुआ होता है, वो अन्य पुरुष होता है। दूसरा टाइप है निश्चयवाचक, जो वस्तु या फिर व्यक्ति निश्चय पता होता है, उसके लिए जो शब्द या फिर जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो स्थान या फिर व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक यानी कि दो शब्दों का या फिर दो भिन्न बातों में, दो भिन्न भिन्न सर्वनामों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्दों को, ऐसे सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि
सवाल पूछा जाता है, किसी व्यक्ति को या फिर किसी वस्तु के बारे में सवाल पूछा जाता है, ऐसे शब्दों को, ऐसे सर्वनामों को वाचक सर्वनाम कहा जाता है। और निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम यानी कि खुद के बारे में हमने अपना जो भी काम किया है, सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति अपने खुद ने जो काम किया हुआ है उसकी जानकारी, या फिर खुद अपने लिए किया हुआ काम, या फिर जिन सर्वनाम शब्दों का काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, ऐसे शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हमने संज्ञा भी देखा, सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम, इनमें अंतर यानी कि फर्क क्या है, संज्ञा और सर्वनाम, इसमें डिफरेंस क्या है। संज्ञा मतलब संज्ञा वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को कहलाते हैं। और सर्वनाम मतलब क्या, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द होता है। किसी का नाम होता है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उसका या भाव जो होते हैं उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द होता है। संज्ञाएं अनंत होती है, सर्वनाम सीमित होते हैं। संज्ञाएं मतलब किसी का कौन सा भी कितने नाम होते हैं वो अनंत होती है, पर सर्वनाम लिमिटेड होता है, सीमित होते हैं। संज्ञाओं का अपना लिंग होता है, सर्वनामों का अपना कोई लिंग नहीं। उदाहरण अगर देखा जाए लिंग के बारे में, तो गंगा, क्षमा, ताजमहल, पुस्तक, मेला, लोहा, ऐसे शब्द है वो स्त्रीलिंग होते हैं या फिर पुल्लिंग होते हैं। पर सर्वनाम का कोई भी लिंग नहीं होता। मैं, तुम, आप, जो, तो, कौन, क्या, कुछ, इससे हमें लिंग का पता चलता नहीं है। इसके लिए कहा जाएगा संज्ञाओं का अपना लिंग होता है, बट सर्वनामों का कोई लिंग नहीं होता। अभी ये जो संज्ञा सर्वनाम है, इसके ऊपर प्रश्न कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे होता है। वाक्य में अधोरेखांकित का शब्द भेद लिखना, और 1 मार्क के लिए प्रश्न होता है। ये प्रश्न कहा होता है जो हमारा भाषा अध्ययन, ये जो पार्ट है भाषा अध्ययन, उस भाषा अध्ययन में प्रश्न क्रमांक 4 का पहला ही सवाल होता है। वाक्य दिया जाता है और वहां पे पूछा जाता है वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का भेद लिखना। और फिर वाक्य में रेखित शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया होता है। और आपको उन शब्दों में जो अंडरलाइन किया होता है, तो वो संज्ञा है या फिर सर्वनाम है या फिर विशेषण है, ये आपको पहचानना होता है। तो ऐसे सवाल होते हैं। प्रश्न पहला, चौथा पार्ट है प्रश्न क्रमांक 4 का पहला प्रश्न होता है, और वो मैंने आपको उदाहरण के लिए दिया है। अधोरेखांकित शब्दों भेद पहचान कर लिखिए। पहला है वह उस शब्द को अधोरेखांकित किया है, वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में झुलाता रहा। तो वह, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। सोनाबाई, सोनाबाई इस शब्द को अधोरेखांकित किया है, सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे। तो सोनाबाई ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए, बातचीत भाववाचक। भूमि परत ढाबर पानी, तो पानी ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तुम अब पढ़ने बैठ जाओ, तुम पुरुषवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे दूसरा जो है ना, जीवित, ये गुणवाचक ये विशेषण है। मतलब आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया, इनमें से जो भी है वो आपको पहचानना होता है। तो दूसरा विशेषण है। तीसरा जो वाक्य है, वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है, चांदी ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। चौथा है, अब चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेंगी। रेहाना किसी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। उस समय नागर जी के सामने प्रेमचंद का साहित्य था, तो प्रेमचंद के व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए, आश्रम ये भी एक संज्ञा। 2019 में ये क्वेश्चन आया था।
उसके बाद 2020 में याद आते हैं वे बचपन के हसीन दिन, हसीन, ये विशेष, तो ये आया था। दूसरा जो है भंवरे पुलों पर मंडराते हैं, भंवरे ये जातिवाचक संज्ञा है। दशरथ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रभावशाली ये भी विशेषण है। पांचवा जो वाक्य है, वे कीमती शाल दुशाले ओढ़ते हैं, वे, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अभी ये आपको स्वाध्याय है। गाड़ी ले हम चल पड़े, माँ को हंसी, ये नहीं आएगा। फिर उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, तो ये प्रेमचंद ये संज्ञा है, सर्वनाम है, ये आपको पहचानना है। ठीक है, ओके। तो बच्चों अभी तक हमने देखा संज्ञा और संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या फिर किसी स्थान का नाम। सर्वनाम संज्ञा के लिए या फिर संज्ञा इस शब्दों को दर्शाने के लिए जो शब्द या फिर उसके बदले जो शब्द का आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। आपको चौथा जो प्रश्न होता है भाषा अध्ययन में, जो होता है पहला ही प्रश्न जो होता है वो 1 मार्क के लिए होता है। इसमें आपको दिया जाता है वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का भेद लिखो। मे बी वो संज्ञा होगा, मे बी वो सर्वनाम होगा, मे बी वो विशेषण, वो क्रिया हो सकता है। तो जो अधोरेखांकित जो शब्द किया हुआ होता है उसका आपको भेद लिखना होता है, सर्वनाम या फिर विशेषण। ओके, थैंक यू। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो अर्चना मैम। हाँ बोलो। हेलो अर्चना मैम, हाँ have you बोलिए ना मैम। completed? हाँ, you have completed? यस मैम। Okay, students ask your doubts. हेलो मैम। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आप आगे क्रिया और विशेषण का मैम भेद बताओगे? बच्चों नेक्स्ट टाइम वो बताएंगे। जो भी है विशेषण और क्रिया वो भी होता है। विशेषण संज्ञा के बारे में या फिर किसी के बारे में विशेष जानकारी जो देता है, जो शब्द विशेष जानकारी या फिर विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। जो भी क्रिया करते हैं, करना या फिर लिखना, हेलो, जो शब्द होते हैं जो क्रिया होती है उसे क्रिया कहते हैं। ओके, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सुंदर, भेद मैम। हाँ ये किसी मैम का उसका विशेषण है, सुंदर दिखना या फिर ऐसे, ये विशेषण है। ओके, हेलो मैम। हाँ भेद मैम हम लोग कैसे पता करें कि ये सर्वनाम है या संज्ञा? बच्चों मैंने वही बोला, जो वाक्य होता है वहां पे अगर किसी का नाम होता है, नाम दिया होता है तो वो संज्ञा होता है। नाम के बदले वे, वह, कुछ, ऐसे जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण मतलब सुंदर, लंबा चौड़ा, किसी के बारे में विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो विशेषण होता है। मैंने पानी पिया अगर, या फिर पी लिया, लिया, इस शब्द के शब्द को अदर अधोरेखांकित किया होता है, लिया, ये क्रिया है तो ये क्रिया होगा। ओके, जिस शब्द को अधोरेखांकित किया हुआ है उसका भेद आपको पहचानना है। वो सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, ये आपको पहचानना है। ओके ओके।
और किसी को कुछ डाउट है? हाँ बोलो नुकसान। मैम सर्वनाम मतलब ये होता है कि मैं काम करने जा रही हूँ। हाँ, तो अगर मैं इस शब्द को किया है तो मैं, ये क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। ओके। ओके मैम। हाँ। ओके। और कुछ? हाँ बोलो। बेटा आवाज नहीं आ रही है तेरी।